नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। एक बार फिर आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को आपकी हर एक परीक्षा में अच्छे स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। आइए दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? ठीक है, दक्षिण पश्चिम दैट मीन्स साउथ वेस्ट मानसून किस स्टेट में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 4, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है साउथ वेस्ट मानसून। आप चाहें तो थोड़ा नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण से आया होगा, दक्षिण में हमारा सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ता है? केरल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगा? केरल में। सबसे पहले कहाँ करेगा? केरल में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के सीज़न में, समर सीजन में जो तूफान आते हैं उसमें से किस राज्य में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काल बैसाखी एक्चुअली होता क्या है और इनका काल बैसाखी नाम पड़ा क्यों। काल बैसाखी का दूसरा नाम नॉरवेस्टर भी होता है, इसको नॉरवेस्टर के नाम से भी जानते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में, जो कि मार्च से मई के 3 महीनों में चलता है, इसमें पूर्वी भारत जो आपका ईस्ट इंडिया है, इसके इलाकों में बहुत भयानक बादल, बिजली गरजना और कभी कभी बिजली गिरना और तेज़ हवाओं का चलना ये आम मौसमी बात हो जाती है। ठीक है, इसी काल को काल बैसाखी या नॉरवेस्टर कहा जाता है। भाई बड़े बड़े भयानक तरीके से बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, कभी कभी गिर भी जाती है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह के मौसम को, और होता कहाँ पे है? यह होता है आपका ईस्ट इंडिया में। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत के इलाकों में। और इस पूरे मौसमी घटना को हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। अब जब पूर्वी घटना है काल बैसाखी, आपको याद रखना है कि यह पूर्वी भारत की घटना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो हमारा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा पश्चिम भारत के हिस्से हैं, न कि पूर्वी भारत के। तो पूर्वी भारत में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो इसका जवाब भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आइए क्वेश्चन नंबर 3। आम वर्षा है, मैंगो शावर आमों की बौछार है, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा है, आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना है, उपरोक्त सभी। तो जो मैंगो शावर है इसका ऑप्शन है बी, मानसून आने से पूर्व जो पश्चिमी तट हैं, आपके वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न कोस्ट हैं, उन प्रदेश में जो बारिश होती है उसको मैंगो शावर कहते हैं। मानसून आने से पूर्व जो पश्चिम तट है, वेस्टर्न कोस्ट है, उन इलाकों में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? कश्मीर, बीकानेर, लेह, जैसलमेर। कश्मीर, बीकानेर, लेह, जैसलमेर। तो यह है आपका लेह। क्या दोस्तों? लेह। और लेह क्या है? लेह लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख क्या है? जो कि अब आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे साल में जो एवरेज है प्रेसिपिटेशन का वह है 50 सेंटीमीटर से भी कम। किससे? वह है 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 5।
भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अब तक का आप लोगों ने सुना होगा कि उसका नाम है चेरापूंजी। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट में अब प्रेजेंट में जो आपका सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह है मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम। और मौसिनराम है कहाँ पर? यह है ईस्ट खासी हिल्स, जो आपकी पूर्वी खासी हिल्स है, कहाँ पर? मेघालय में, वहाँ पर यह जगह है मौसिनराम, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा या बारिश होती है। आइए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा। देखिए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा मतलब कि विंटर सीजन में जो बारिश होती है तमिलनाडु में, उसका कारण क्या है? तमिलनाडु में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? अब तमिलनाडु है किस पार्ट में? साउथ पार्ट में। ठीक है, साउथ में नीचे आपका अगर हम देखें तो नीचे साउथ में ईस्ट की तरफ है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, सो उत्तर पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून। इंग्लिश वालों के लिए नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो सर्दी के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में, उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। आइए, नंबर 7, भारत में अधिकांश वर्षा होती है कब? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, लौटते मानसून से या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उत्तर पूर्व मानसून से यह कहाँ शुरू होता है? तमिलनाडु से। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ शुरू होता है? हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था केरल से। ठीक है, सो जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है यह जून से सितंबर तक चलता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगर बात करें तो ये साउथ वेस्ट मानसून भी पीरियड जो होता है, इसका मुख्यतः बरसात का मौसम होता है आपके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर। ठीक है दोस्तों, आइए, अब इसका जो उत्तर है अधिकांश वर्षा होती कब है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और कब से कब तक? जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक। लगभग 1 जून को केरल में मानसून आता है, फिर उसके 10 दिन बाद मुंबई तक पहुंच जाता है, और लगभग जून के एंड तक यह आपका दिल्ली तक पहुंच जाता है, और मिड जुलाई तक यह आपका पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। ठीक है, नंबर 8, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है? नॉर्वेस्टर और कालवैसाखी दोनों एक ही हैं, जो कि पूर्वी भारत में जब तूफान आता है उसको कहते हैं। जेट स्ट्रीम नहीं होगा, तो इसका जवाब क्या हुआ? डी, लू। क्या जवाब हुआ? डी, लू। 9, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के जो आपका जाड़ों के दिन होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, विंटर के दिन होते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? जाड़ों में जब जाड़े के दिन आते हैं भाई, उस टाइम आपका मानसून तो होता नहीं है, तो किस वजह से आपके वहाँ पर बारिश होती है? लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो होगा नहीं उस टाइम। ठीक है, क्योंकि यह तो जून से लेकर और सितंबर तक होता है, लेकिन यहाँ सर्दी आ गई, मतलब कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होगा। तो जो बारिश होती है कारण क्या होता है? उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभों, जिसको आप कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आपको बताना चाहूँ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली यह
उस नमी वाली हवा से होती है जो कि भूमध्य क्षेत्रों से हमारे भारत की ओर आती हैं। इन भूमध्य क्षेत्रों में क्षेत्र कौन से आते हैं? आपको भूमध्य सागर भी आता है, आपका लाल सागर भी आता है, भूमध्य सागर भी आता है, आपका काला सागर भी आता है, और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से भी उठती हुई जो हवा आती है, उन हवाओं में नमी इतनी अधिक होती है कि वे भारत में आकर यहाँ पर बारिश के रूप में बहती हैं, बारिश के रूप में बहती हैं, क्योंकि इन हवाओं के साथ थोड़ा साइक्लोनिक पवनें भी चलती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हुआ? पश्चिमी विक्षोभ, दैट मीन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, आइए, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब दो तरह की मिट्टी होती है, एक होती है खादर, एक होती है बंगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको हम कहते हैं बांगर मिट्टी। ध्यान रखना, पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। आइए नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये आपको पता है कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, पहले नंबर की कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। याद रखना, सबसे पहले नंबर पे ज़्यादा पाई जाने वाली है जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में आप कहते हो एलुवियल सोयल। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है काली मिट्टी, जिसको आप कहते हो ब्लैक सोयल, और ब्लैक सोयल को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम है इसका रेगुड। क्या नाम है? रेगुड सोयल। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपकी आ गई लाल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रेगुड नाम है किसका? अभी आपको बताया, रेगुड नाम किसका है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को हम रेगुड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जवाब भी दोस्तों आपका है काली मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जो नाम यहाँ दिए गए हैं उनमें मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार कोस्ट रीजन, मालाबार कोस्टल रीजन। अब मालाबार कोस्टल रीजन आपका कहलाता कौन सा रीजन है? यह आपका कहलाता है साउथ वेस्टर्न। क्या कहलाता है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट। क्या कहलाता है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट। होता कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट है आपका वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी के बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, उसको आप कहते हैं मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट रीजन और आपका अरेबियन सी के बीच में जो जगह है उसको आप कहते हैं मालाबार कोस्ट। यह साउथ ऑफ गोवा, गोवा के दक्षिणी भाग से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। यह रेडिश ब्राउन, कुछ लाल भूरे कलर की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी की एक खास बात आपको बता देते हैं कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट 15। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में, अरावली का पूर्वी क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। तो लाल मिट्टी के लिए आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों जगह पर ही लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की खासियत क्या है? एक तो ये कम उपजाऊ होती है, ये खासियत है, ये कम उपजाऊ होती है, इसमें फसल अच्छी नहीं होती, इसमें न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि और इस कल्टीवेशन के लिए भी सही नहीं होती, क्योंकि इसमें जो पानी को रोकने की क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? सोयल इरोजन को आप किस प्रकार रोक सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी, वन रोपण के द्वारा। ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? भारत के उत्तरी मैदान में, आपका उत्तरी मैदान है, तो भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो किस मिट्टी का दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का, एलुवियल सोयल का। और इसका क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है जो उत्तरी मैदान बने हैं भारत के, वह बने हैं नदियों के बहाव के कारण। जैसे कि आप इसको कहते हो इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हो। नाम क्यों दिया? क्योंकि इंडस नदी और गंगा नदी जो कि हिमालय से बहती हुई आती है, वह अपने साथ जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट, जलोढ़ निक्षेप लेकर आती है, जो कि यहाँ पर आकर ठहर जाते हैं और उनकी वजह से यहाँ पर यह आपका मैदानी क्षेत्र बन गया है। ठीक है। अब जब ये बना ही जलोढ़ से है, तो यहाँ किस मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार होगा? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो इसका जवाब है आपका ये सभी। महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में भी, और इनके साथ साथ कर्नाटक में भी पाया जाता है। ठीक है। और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, किसके लिए? कॉटन के लिए। आपका कॉटन, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है। बेसिकली काली मिट्टी जो आपको मिलती है वह सेंटर मतलब मध्य भारत और दक्कन पठार में के हिस्से में मिलती है। ठीक है। आइए, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको पता है कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वह चुरू। क्या है? चुरू, CHURU। ठीक है। और चुरू को हम गेटवे ऑफ थार डेजर्ट भी कहते हैं, गेटवे ऑफ थार भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, अगर वहाँ पे ऊपर चुरू होता तो ऑप्शन चुरू होता, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन जैसलमेर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। अब है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका है खादर। किस नाम से दोस्तों? खादर नाम से। आइए नेक्स्ट। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, काली, जलोढ़, काली, लैटेराइट, लाल। देखिए, अब इसका हमने जवाब दिया था, अब फिर दे देते हैं। इसका जवाब है जलोढ़। इसका जवाब है जलोढ़। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात आपके लिए बता देते हैं कि इसको डिक्लेयर किया गया था बर्ड सेंचुरी के तौर पर अप्रैल 1969, अप्रैल 1969 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट। 25। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सेंचुरी जंगली हाथियों के लिए, वाइल्ड एलिफेंट के लिए पॉपुलर है, फेमस है? पेरियार, गिर, मानस, जिम कॉर्बेट। तो कौन से दोस्तों? इसका जवाब है पेरियार। पेरियार। ठीक है। अब पेरियार कहाँ पर है? पेरियार है आपकी केरला में। कहाँ पर है? केरला में। गिर हमने पढ़ा है कहाँ पर है? गुजरात में। मानस कहाँ पर है? असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है?
गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जवाब है सी, पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। 27, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, कान्हा में, काजीरंगा में, बांदीपुर में। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य में, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और काजीरंगा कहाँ पर है बताइए? असम। कहाँ पर है? असम में। फिर रिवाइज कर लेते हैं। जवाब इसका काजीरंगा है जो कि असम में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हमने रिवाइज किया था, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि जो नीचे मैचिंग दी गई है इनमें कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश राजाजी नेशनल पार्क बिल्कुल ठीक है। असम मानस बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक बांदीपुर बिल्कुल ठीक है। बिहार डालना अब ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डालमा सेंचुरी है यह एक्चुअली झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। बिहार में कौन से बता देते हैं? एक तो भीमबांध सेंचुरी है, ठीक है, एक गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन डालमा कहाँ पर है? झारखंड में है। तो इसका जवाब क्या होगा? डी, बिहार डालमा। भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदू लीव जिसकी बीड़ी बनती है। तो कौन सा राज्य है जो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट। 31, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और उपरोक्त में से कोई नहीं। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई हैं। शिवालिक आपको पता है कि हमारा जो ग्रेट हिमालय है उसकी जो सबसे नवीन रेंज है शिवालिक रेंज है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ यह झारखंड में है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में कहीं भी नहीं पाए जाते। जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, या फिर असम का जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं, और बहुत थोड़े मात्रा में कहाँ? उड़ीसा में पाए जाते हैं। बहुत कम मात्रा में उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। भारत में चंदन की लकड़ी सैंडलवुड के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक में पूरे सैंडलवुड के अमाउंट का 85%, लगभग 85% यहाँ से जाता है। कहाँ से? कर्नाटक में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 33, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में, प्रायद्वीपीय पठार पर। तो कहाँ पाए जाते हैं? डी, प्रायद्वीपीय पठार पर आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। सांध घाटी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? सांध घाटी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरल। तो इसका जवाब है दोस्तों डी, केरल। क्या जवाब है? डी, केरल। आइए नेक्स्ट। 35, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन। आपके देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल
पर, सबसे ज़्यादा एरिया पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, या उष्णार्द्र पतझड़ वन, या दलदली वन? बताइए दोस्तों कौन से हैं? तो ये आपका है ऑप्शन सी, आपका है ऑप्शन सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन, जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हिस्से पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली और ज्वार भाटा कौन से वन होते हैं? मैनग्रोव वन। कौन से वन होते हैं? मैनग्रोव वन। क्योंकि आपको पता है कि जो मैनग्रोव वन होते हैं ये सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। आइए नेक्स्ट 37, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा पर। और सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरबन पाया जाता है। सुंदरबन है, वहाँ पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जहाँ पर कि सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन रखा गया था। ठीक है, आइए, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम भाग पर किस राज्य के, बताइए, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरियाणा? तो इसका जवाब है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में कुल 1588 स्क्वायर किलोमीटर पर जो एरिया है, 1588 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही वन है, बाकी में नहीं है। ठीक है, आइए 39, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो कहाँ पर है दोस्तों? सी, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के, ध्यान देना, प्रतिशत के रूप में पूछा गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम? तो इसका जवाब है मिजोरम। मिजोरम में 85.41% जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे यूटी की बात भी होती, केंद्र शासित प्रदेश की बात भी होती, तो नाम होता लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में 90.33% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 41, देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अब वहाँ पे प्रतिशत में था, अब बात आ रही है सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो उसका जवाब है मध्य प्रदेश। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक तरफ बात है सिर्फ सर्वाधिक वन क्षेत्र की, तो वह है मध्य प्रदेश। जब बात आए प्रतिशत में, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, तो तब आएगा आपका आंसर मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका जवाब है 33%। क्या है? 33%। आपके देश के जो क्षेत्र है उसके 33% भाग पर वन का आवरण होना आवश्यक है। नेक्स्ट 43, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है इंडिया की? गंगा। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है, और आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से, और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और हम गोदावरी को वृहद गंगा भी कहते हैं या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्का? ठीक है, आइए नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन, मयूराक्षी?
स्वर्ण रेखा, दामोदर, सोन, मयूराक्षी। तो इसका जवाब है स्वर्ण रेखा। क्या जवाब है? स्वर्ण रेखा। अब बाकी 3 नदियां हैं, दामोदर, मयूराक्षी, सोन। आपने दामोदर भी सुना होगा, सोन भी। अब मयूराक्षी नदी कहाँ पर है? तो मयूराक्षी नदी आपकी झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। झारखंड से शुरू होती है। झारखंड में एक जगह है त्रिकुट हिल। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी है। उससे शुरू होती है, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल से होकर यह हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर भी आपकी झारखंड से उद्गम होता है। दामोदर का भी झारखंड से उद्गम होता है, यह भी पश्चिम बंगाल बहती है। उसके बाद दामोदर को एक नाम से और जाना जाता है, उसको वो नाम कौन सा है बताइए? सोर ऑफ बंगाल। क्या है? सोर ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है इसको? बंगाल का शोक। अब एक नदी हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में जिसको हम कहते थे बिहार का शोक। वो कौन सी थी? कोसी नदी। क्या कोसी थी वो? कोसी नदी। और बंगाल का शोक ये कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है। अगली सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक। अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आइए 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी, एक तरफ नदी है, एक तरफ नदी पर स्थित शहर है। ठीक है। पहला साबरमती कहाँ पर है? अहमदाबाद में। बिल्कुल ठीक है। गोदावरी के किनारे नासिक है। बिल्कुल ठीक है। गंगा किनारे पटना है। बिल्कुल ठीक है। अब इधर तो शहर का नाम आ गया, इधर आ गया नदी का नाम। राउरकेला, स्वर्ण रेखा। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? स्वर्ण रेखा हमने अभी पढ़ा, इसके तट पर कौन है? जमशेदपुर है। कौन है? जमशेदपुर। अब राउरकेला किसके तट पर है? राउरकेला है आपका ब्राह्मणी नदी के तट पर। किसके तट पर? ब्राह्मणी नदी के तट पर है राउरकेला। ठीक है, गुड। आइए नेक्स्ट। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था किसको? दामोदर को। किसको? दामोदर को। आइए नेक्स्ट। हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक। अब हीराकुड बांध के लिए एक बात और है कि जो 1947 की आज़ादी हुई थी उसके बाद हीराकुड बांध ही वह बांध है जो मल्टीपर्पज़ के लिए, बहुउद्देश्य के लिए बनाया गया सबसे पहला बांध था। ठीक है। तो आज़ादी के बाद बनाया जाने वाला सबसे पहला बांध जो कि बहुउद्देश्य था, कौन सा है? हीराकुड बांध। ठीक है। नेक्स्ट। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? अब इनका जो नंबर है, पहले बना गांधी सागर, फिर बना राणा प्रताप सागर, फिर बना जवाहर सागर। ठीक है। गांधी सागर आपका बना कहाँ पर? गांधी सागर आपका बना मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बना राजस्थान में। उसके बाद जवाहर सागर बांध बना, यह आपका जो कोटा सिटी है, कोटा सिटी और राणा सांगा बांध के बीच में बनाया गया। और यह सब बना, जो मेन क्वेश्चन है दैट इज अ चंबल रिवर। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये तीनों बांध चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। ठीक है। तीनों बांध चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट 49। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, डल, पुष्कर, लोकटक, वुलर। तो ये है आपकी वुलर। कौन सी है? वुलर। और वुलर है कहाँ पर? यह है आपकी बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। और बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह इंडिया के साथ साथ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की भी। कहाँ की? एशिया की भी। ठीक है दोस्तों, तो ये
आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिससे कि आप अपने हर एक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे और साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं इसी तरह के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, आपके नंबर लाने में अच्छे प्रयास के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।